गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता सिन्हा आज आपको 9th क्लास के चैप्टर 2 व्यवस्था गृह और परिवार के संबंध में बताऊंगी। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में इसके कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो हमारा अगला टॉपिक है परिवार के संदर्भ में व्यवस्था अथवा परिवार व्यवस्था के तत्व। स्क्रीन में देखिए बच्चों, परिवार के संदर्भ में व्यवस्था अथवा परिवार व्यवस्था के तत्व। परिवार के संदर्भ में व्यवस्था का लक्ष्य आदर्श परिवार का निर्माण करना। अगर हम परिवार की बात करें तो हम कैसा परिवार देखना चाहते हैं, कैसा परिवार अपना बनाना चाहते हैं? आदर्श परिवार का निर्माण करना चाहते हैं। और आदर्श परिवार का अर्थ है परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, संतोष होना चाहिए और उनका आपस में व्यवहार ऐसा अच्छा होना चाहिए कि वो अपना आगे का जो जीवन है वो एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों को समान रूप से सजग रहें। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में रह के एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर सके। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। और हर को अपने व्यक्तित्व के विकास, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी बच्चे को तो बहुत ऊपर उठा दिया और किसी को बिल्कुल दब्बू बना के रख दिया। तो ऐसा परिवार में रह के नहीं होना चाहिए। तो परिवार व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। पहला उनमें से तत्व है समन्वय। पारिवारिक व्यवस्था में परिवार के सदस्यों की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं, भावनाएं मीन्स फीलिंग, और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, विश्वास, विचारों और मूल्यों का समन्वय होना चाहिए। परिवार में विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं, आयु के लोग रहते हैं, लिंग, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां दोनों रहते हैं और सभी की रुचियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं आवश्यकताएं के आधार पे भी हम बांट सकते हैं। इनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे किसी, अगर हम वृद्ध व्यक्ति की बात करें उनकी विचारों में और किसी युवा व्यक्ति के बात करें तो उनके विचारों में बहुत अंतर होता है। तो कैसे समन्वय बैठाएंगे? तो युवकों का अपने विचारों के अनुरूप काम करना के लिए वृद्धों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन समन्वयात्मक दृष्टिकोण से उनके नजरिए को भी अपनाना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। और यही परिवार में रहकर अगर हम करते हैं तो हमारा आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा होता है। सामर्थ्य का ज्ञान। व्यवस्थित परिवार में हर सदस्य को उसकी सामर्थ्य और शक्ति का ज्ञान कराया जाता है। एक छोटा बच्चा है तो अगर हम उसकी बात करें तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके अंदर क्या इमोशंस हैं, वो क्या करना चाहता है, तो इसका ज्ञान होना सबको बहुत जरूरी होता है। तो छोटा या असहाय समझने पर व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अगर हम किसी को सोचते कि अरे ये क्या काम करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या हम जरूरत से ज्यादा किसी को लाड प्यार करते हैं तो वो भी बच्चे कुछ काम करने योग्य नहीं रहते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। तो दूसरी ओर जिन बच्चों को शुरू से ही उनकी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार काम करना सिखाया जाता है, वे अपने काम में अधिक साहस और हिम्मत जुटाते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं और आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सुरक्षा की भावना। स्क्रीन में देखिए, सुरक्षा की भावना। परिवार के हर व्यक्ति को अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। परिवार में रह के व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है कि हम सेफ हैं। यदि परिवार के सदस्य अपने को असुरक्षित और असहाय अनुभव करते हैं तो उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर परिवार में भी रह के हम अपने आप को असहाय समझे और अपने आप को ये सोचे कि हाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या हमसे कोई सहयोग नहीं देता है, या हमसे कोई प्यार नहीं करता है, तो व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों में सुरक्षा की समुचित भावना अवश्य होनी चाहिए। अब अगला हमारा पॉइंट है उन्नति।
यदि परिवार में व्यवस्था है, अरेंजमेंट सही से है, विचारों में समन्वय है और एक दूसरे के साथ अनुकूलता है हम और सुरक्षा है और एक दूसरे के सामर्थ्य का ज्ञान है, तो वो परिवार हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। क्योंकि व्यवस्थित परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख में साथी होते हैं और बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और जब घर में सुख शांति होती है तो सारे काम अच्छे से होते हैं। पुरुष अपना काम अच्छे से करता है, आय के अधिक साधन जुटाता है क्योंकि वो अपने आप को घर में आके टेंशन फ्री महसूस करता है। अगर घर में भी टेंशन मिलेगी तो अपना काम बाहर जाके पुरुष अच्छे से नहीं कर पाएगा। और हेल्थ भी अच्छी रहती है, सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, आपस में स्नेह रहता है, प्यार मोहब्बत रहती है। ऐसे व्यवस्थित परिवार का समाज भी आदर करता है और परिवार की उन्नति की प्रेरणा दूसरे परिवार के लिए उदाहरण बन जाती है। अच्छा आचरण व अच्छी आदतें। बच्चों का मन व मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। उसका अच्छी आदतें, बुरी आदतें, आचरण और व्यवहार के नियम परिवार में ही रह के सिखाए जाते हैं। किस बच्चों को ये सब आदतें कहाँ सिखाई जाती हैं? परिवार में ही रह के सिखाई जाती हैं। और अच्छा परिवार ही अच्छा व्यवहार और अच्छी आदतें सिखाता है। इसलिए व्यवस्थित परिवार की पहचान सदस्यों का अच्छा आचरण व अच्छी आदतों के से ही हम पहचान सकते हैं। अब हमारा बच्चों अगला पॉइंट है गृह व्यवस्था की उपयोगी साधन। क्या-क्या साधन होते हैं? क्या क्या हमें सोर्सेज होते हैं जो हमारे घर को व्यवस्थित रखते हैं? तो इसमें हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है मानवीय साधन। मानवीय साधन की अगर हम बात करें तो मानवीय साधन मानसिक होते हैं, मेंटली, जिसका संबंध मनुष्यों पर परिवार के सदस्यों से होता है। ये साधन निम्नलिखित होते हैं। इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं रुचि। अब व्यवस्था का आधार क्या है? इंटरेस्ट है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अगर किसी गृहिणी की घर को व्यवस्थित रखने में रुचि नहीं है तो क्या होगा? वो कोई भी काम सही से नहीं करेगी। या बस एक होता है ना कि हमें काम निपटाना है तो हम सिर्फ काम को उतना ही करेंगे। लेकिन जिन गृहिणियों की का इंटरेस्ट होता है कि घर को व्यवस्थित रखें, कायदे से रखें, हर चीज तरीके से करें, तो उस घर में क्या होती है, हर चीजें व्यवस्थित ढंग से रहती हैं। तो व्यवस्था का आधार रुचि होता है। निष्क्रिय गृहिणियों में कार्य के प्रति रुचि नहीं होती है, जिसके कारण वो घर को व्यवस्थित नहीं रख सकती है। जिन गृहिणियों की घर को व्यवस्थित करने में रुचि होती है, वे अन्य विकल्पों द्वारा घर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करती हैं। विकल्प मतलब तरीके खोजती हैं कि कैसे वो अपने घर को व्यवस्थित रख सके। शक्ति या क्षमता, कार्य के प्रति रुचि होना ही पर्याप्त नहीं है। कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? शक्ति तथा क्षमता का होना भी जरूरी है। हम किसी कठिन काम को करने के लिए इच्छा तो रखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास शारीरिक शक्ति नहीं है तो क्या होगा? हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शक्ति की या क्षमता का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। सैद्धांतिक ज्ञान, गृहिणी या कर्ता को गृह कर्ता मीन्स करने वाला को गृह प्रबंध एवं व्यवस्था सभी विकल्पों का सैद्धांतिक ज्ञान एवं मानवीय साधन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जिस परिवार में सदस्यों को गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होता है, उस परिवार में गृह व्यवस्था उत्तम रहती है, श्रेष्ठ रहती है। कार्य कुशलता, काम को करने की कुशलता, निपुण होना। घर के हर सदस्य में किसी न किसी विशेष काम को करने की कुशलता होती है। अगर आप घर की बात करें तो हर व्यक्ति अपनी अपनी एक कुशलता रखता है। किसी को सफाई करने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को बाहर का काम बहुत पसंद है। तो कुशलताओं का लाभ उठाना उत्तम व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट हमारा बच्चों है मनोवृत्ति। परिवार के सदस्यों का समस्या के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, नजरिया कैसा है, इस पर भी व्यवस्था निर्भर करती है। उत्तम व सुचारू गृह व्यवस्था के लिए परिवार के हर सदस्य का जीवन के प्रति आशावादी, पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी होता है। फिर हमारा सेकंड है भौतिक साधन। सेकंड पॉइंट है भौतिक साधन।
भौतिक साधन के अंतर्गत उन साधनों को हम शामिल करते हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब सीधा संबंध परिवार के सदस्यों से नहीं होता है, बल्कि उन समस्त परिस्थिति सुविधाओं से होता है जिनकी गृह व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वे व्यवस्था के साधन इस प्रकार हैं। पहला है समय। समय की भी बहुत ज़रूरत होती है घर को व्यवस्थित रखने में। समय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समय के हिसाब से काम करना व्यवस्था का प्रथम सिद्धांत होता है। जो समय से काम नहीं करते हैं, वो कभी भी किसी भी काम को व्यवस्थित रूप नहीं दे सकते हैं। दूसरा है धन। परिवार की उत्तम व्यवस्था के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। धन के द्वारा क्या होता है, सभी सुविधाएं मिलती हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जो गृह व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी होता है। थर्ड है भौतिक पदार्थ, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, फर्नीचर, भोज्य सामग्रियां, खाने की जितनी भी सामग्री होती है और अन्य उपयोग के साधन आते हैं जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपयोग होता है। फोर्थ बच्चों हमारा है सामुदायिक साधन। परिवार को समुदाय में स्थित अन्य साधनों व सार्वजनिक सुविधाओं पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कानून की व्यवस्था, सुरक्षा का आश्वासन। हमें पता है कि हाँ, हम रहते हैं परिवार में, तो बाहर भी हमारे लिए सुरक्षा है। यातायात एवं संचार की सुविधाएं, इन सब सी सुविधाओं का भी तो हर परिवार यूज करता है। बैंक का हर परिवार यूज करता है। डाकघर की सुविधाएं, बाजार व्यवस्था, पुस्तकालय, कॉलेज, सिनेमा घर आदि परिवार की व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं अगर गृह व्यवस्था में क्या क्या अड़चने आती हैं जो गृह व्यवस्था बाधित होती है। तो उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए गृह व्यवस्था का उत्तम होना बहुत ही आवश्यक होता है। हर गृहिणी को चाहते हुए भी उत्तम गृह व्यवस्था को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाती है। उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में अनेक मुश्किलें आती हैं गृहिणी के सामने। हर गृहिणी को इस प्रकार की बाधाओं का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बाधा किस किस तरह की आ सकती है, उसको हटाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इन्हीं बाधाओं का वर्णन है नीचे स्क्रीन में देखिए। पर पारिवारिक समन्वय व अनुशासन का अभाव। जिन परिवार में आपस में समन्वय नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है या डिसिप्लिन का अभाव रहता है, तो गृह व्यवस्था सही से नहीं रह पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकुशलता का अभाव होता है तथा पारिवारिक कलह का वातावरण बना रहता है। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक समन्वय व अनुशासन का अभाव उत्तम गृह व्यवस्था के लिए बाधक सिद्ध होता है। लक्ष्यों के समुचित ज्ञान का अभाव। वास्तव में गृह व्यवस्था वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा परिवार के कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यदि गृहिणी को परिवार के विशेष लक्ष्यों का समुचित ज्ञान नहीं हो, किसी भी दशा में उत्तम गृह व्यवस्था को प्राप्त नहीं करा जा सकता। जैसे यदि परिवार में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता ना देकर मनोरंजन के साधनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसा परिवार उन्नति की ओर ना जाकर अवनति की ओर अग्रसर होता है। आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि हम पढ़ाई के बजाय हम एंटरटेनमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो गृहिणी है उ- उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो इस कारण भी उत्तम गृह व्यवस्था में के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये अज्ञानता का कारण है। उपलब्ध साधनों के समुचित ज्ञान का अभाव। अब सामान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें उसको यूज करना नहीं आता है, तो क्या होगा, गृह व्यवस्था उत्तम तरीके से नहीं चल पाती है। जैसे आर्थिक साधनों का ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो, तो गृहिणी को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, या हमें बैंक बैलेंस सही से चलाना नहीं आता है, या आय व्यय का समुचित ज्ञान ना हो हमें, तो क्या होता है, गृह व्यवस्था बाधित हो जाती है। कार्य कुशलता का अभाव। फोर्थ पॉइंट है, स्क्रीन में देखिए स्टूडेंट्स। कार्य कुशलता का अभाव। पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध होने पर भी
सही से कार्यकुशलता के अभाव में गृह व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं होता है। हम जानते हैं कि गृह व्यवस्था को सही बनाए रखने, उत्तम बनाने में विभिन्न उपकरण की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे श्रम, शक्ति व समय को बचाते हैं। अब यदि गृहिणी को इन उपकरणों को संचालन मतलब चलाने की अगर जानकारी नहीं होगी, तो वो इसका लाभ नहीं उठा पाएगी, या इसकी साफ-सफाई का ज्ञान नहीं होगा, तो वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाएँगी। इसी प्रकार खाद्य सामग्री उपलब्ध होने पर भी यदि गृहिणी को खाना बनाना ही नहीं आता होगा या कुशल नहीं होगी, तो वो अपने परिवार को स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक भोजन प्रदान कभी नहीं कर सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्यकुशलता का अभाव भी गृह व्यवस्था के मार्ग में बाधित सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, विभिन्न घरेलू समस्याएं। घरेलू मतलब घर की प्रॉब्लम्स। विभिन्न घरेलू समस्याएं भी गृह पर व्यवस्था में बाधक सिद्ध होती हैं। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए निरंतर तथा व्यवस्थित रूप से काम करने पड़ते हैं, और ये काम नहीं होते हैं तो घर में कुछ न कुछ समस्याएं पर समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जो आगे चलकर विकराल तथा गंभीर रूप धारण कर लेती है। अब उदाहरण यहाँ पे दे रखा है कि पति पत्नी का गंभीर मनमुटाव। अगर आपस में मनमुटाव है तो कहीं ना कहीं घर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही घर के सदस्यों में जॉइंट फैमिली है तो आपस में कुछ संघर्ष चल रहा है, कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ कारक हैं जो उत्तम गृह व्यवस्था में बाधा सिद्ध होते हैं। अब बच्चों हमारा है गृह व्यवस्था का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। गृह व्यवस्था का महत्व बढ़ता जा रहा है। आपने इतनी सारी अभी इनके पॉइंट पढ़े तो आपको अब इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कि गृह व्यवस्था कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उसकी मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी, लिमिट में थी, सीमित थी। सीमित साधनों से ही मनुष्य अपना काम पूरा कर लेता था। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी हैं, दिन प्रतिदिन विकसित ही हुई जा रही हैं, और भौतिक साधनों में भी बहुत वृद्धि हुई है। इन साधनों का सदुपयोग तभी संभव है जब गृहिणी अपनी कार्यकुशलता से सभी आधुनिक साधनों का उपयोग गृह व्यवस्था के लिए करे। परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह व्यवस्था का अद्वितीय महत्व है। इसके महत्व की हम कोई व्याख्यान नहीं कर सकते, इसका अद्वितीय महत्व है। गृह व्यवस्था परिवार को सुखी तथा समृद्ध करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसका महत्व निम्नलिखित रूप से है कि वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से काम में सरलता आती है, हमारा समय भी बचता है, हमारी धन भी बचता है, और हमारे श्रम की भी बचत होती है। परिवार में परस्पर सौहार्द, प्रेम तथा त्याग तथा अनुशासन, डिसिप्लिन की भावना हमारे अंदर विकसित होती है, और परिवार तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होती है। परिवार के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास मैंने आपको बताया था, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी विकास इसके अंतर्गत आते हैं। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था का विशेष महत्व है हम सभी की लाइफ में। गृह व्यवस्था से परिवार में सुख, शांति व समृद्धि होती है। गृह प्रबंधन से पारिवारिक संगठन मजबूत बनता है तथा आने वाले संकटों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। इन्हीं सभी कारणों से प्रत्येक गृहिणी को गृह व्यवस्था के सुझाव दिए जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए। जय हिंद बच्चों।